आपका दोस्त अभिषेक राज। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम 2021 के एग्जाम सीरीज में प्रैक्टिस सेट का जो ये श्रृंखला चल रहा है, इसमें आज चौथे प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले 3 प्रैक्टिस सेट को आपके द्वारा काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और वो प्रश्न आपको काफ़ी पसंद आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का है। इसको थोड़ा सा टफ प्रश्नों को इसमें लिया गया है, जो कि आपकी परीक्षा को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने में आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रे है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज नंबर 4। प्रश्न संख्या 1 फ्लैश हो रहा है। वसीयत को आईपीसी के किस धारा में परिभाषित किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी इज द विल इज डिफाइंड? ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 31, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 32, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 33 एंड ऑप्शन नंबर 4 है सेक्शन 34। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 31। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जुर्माने की रकम को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? द अमाउंट ऑफ फाइन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर है सेक्शन 62, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 63, ऑप्शन नंबर 3 है सेक्शन 64, ऑप्शन नंबर 4 है सेक्शन 65। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, जुर्माने की रकम को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 33 में जुर्माने की रकम को परिभाषित किया गया है इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांत परिरोध आईपीसी के किस धारा में परिभाषित किया गया है? इन विच करेंट ऑफ द सोलिटरी कन्फाइनमेंट आईपीसी इन डिफाइंड? देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 57, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 79, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 64 एंड ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 73। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर 73 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राकेश एक लोक सेवक है और विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटनावश एक व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है। आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत उसका कार्य अपराध नहीं है? राजेश इज ए पब्लिक सर्वेंट एंड अ पर्सन गेट्स सीरियसली इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट while doing lawful act under which section of IPC his act is not an offense? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है सेक्शन 76, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है सेक्शन 79, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है सेक्शन 80 एंड लास्ट वन है सेक्शन 73। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है बताइए? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेक्शन 80 धारा 80 बताता है कि यदि विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटनावश कोई कार्य हो जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्य जिससे अपहानि होना संभावित है लेकिन अगर उस कार्य को न किया जाए तो और ज्यादा हानि होने की संभावना है, यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है? द एक्ट विच इज लाइकली टू क्यूज हार्म बट इफ दैट एक्ट इज नॉट डन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ क्यूजिंग more harm, it does not come under the category of crime which section of the penal code is described in? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर है 1 सेक्शन 79, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 81, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 80 एंड ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 83। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है सेक्शन 81। सेक्शन 81 में बताया गया है कि किसी कोई कार्य जिससे अपहानि संभावित है, जिसको करने से किसी प्रकार की अपहानि हो सकती है, लेकिन अगर उस कार्य को न किया जाए तो उससे और ज़्यादा अपहानि होने की संभावना है। अगर वो कार्य कर दिया जाता है जिससे अपहानि होता है तो इसमें उसको अपराध की श्रेणी में वो कार्य नहीं आता है।
अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति के अपहानि होने का जोखिम है, आईपीसी के किस धारा में दिया गया है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट लेथल अटैक व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 103, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 104, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 108 एंड लास्ट वन है सेक्शन 106। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपके स्क्रीन पर सेक्शन 106 में बताया गया है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जबकि निर्दोष व्यक्ति के अपहानिकारित होने का जोखिम है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोक सेवक के द्वारा स्वेच्छा राज कैदी या युद्धबंदी को निकल भागने देना आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी इज इट डिस्क्राइब्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट टू लेट अ prisoner of war or a prisoner of war voluntary run away? ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 127, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 128, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 129 एंड ऑप्शन नंबर है सेक्शन 130। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर देखिए फ्लैश हो रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेक्शन 128 है, जिसमें बताया गया है कि लोक सेवक के द्वारा स्वेच्छा राज कैदी या युद्धबंदी को निकल भागने देना आईपीसी की धारा में दंडनीय बनाया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणघातक हथियारों के साथ बलवा करने का दंड आईपीसी के किस धारा में दिया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी इज द पनिशमेंट ऑफ ब्लाबिंग विथ लेथल वेपन्स गिवन? ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 146, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 147, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 148, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 149। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेक्शन 149 में, सॉरी सेक्शन सी है, सेक्शन सी यानी कि सेक्शन 148 में बताया गया है कि प्राणघातक हथियारों के साथ बलवा करने का दंड आईपीसी की धारा 148 में दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में बताया गया है कि कानून के विरुद्ध अवैध जमाव में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य पूरा करने के अपराध से दोषी होगा? Which section of the Indian Penal Code state that every person involved in an illegal assembly against the law shall be guilty of the offence of the carrying out a common purpose? ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 149, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 147, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 148 एंड लास्ट वन है सेक्शन 150। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 149 में बताया गया है कि यदि आप विधि विरुद्ध अवैध जमाव में शामिल होते हैं तो उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति जो है सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के अपराध का यानी कि दुष्प्रेरण का यानी सामान्य अपराध को पूरा करने का दोषी होगा। इसमें कई सारी चीजें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा सेक्शन 149 इसको विस्तृत रूप से। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक लोक सेवक किसी बल्बे को दबा रहा हो उस पर हमला करना या बाधित करना आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत अपराध है? अटैकिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट व्हेन ही इज suppressing a force is an offense under which section of the IPC? ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 151, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 152, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 158, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 153। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसका आप बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर सी बी यानी कि सेक्शन 152 में बताया गया है कि यदि कोई लोक सेवक यदि बल्बे को दबा रहा है उस पर हमला करना या उसको बाधित करना आईपीसी के धारा के अंतर्गत अपराध है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोक अभियोजक को दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में परिभाषित किया गया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफाइंड? देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 2L, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 2M, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 2U एंड ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 2F। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है सेक्शन 2U है, जिसमें कि लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे सीआरपीसी के किस धारा में वर्णित है?
इन विच सेक्शन ऑफ द CRPC इज द सेंटेंस दैट द मजिस्ट्रेट कैन गिवन? ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 24, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 29, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 22 और ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 27 CRPC। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्शन 29 में बताया गया है कि यदि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कितना सजा देने के लिए सशक्त है? यानी कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो कितना सजा देने के लिए सशक्त हैं? व्हाट पनिशमेंट इज अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इम्पावर्ड टू गिव? ऑप्शन नंबर 1 है 1 वर्ष से अधिक या 5,000 रुपए से अधिक या दोनों। दूसरा दे रहा है 2 वर्ष से अधिक या 10,000 रुपए से अधिक या दोनों। तीसरा दे रहा है 3 वर्ष से अधिक या 10,000 रुपए से अधिक या दोनों। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 5 वर्ष से अधिक या 5,000 रुपए से अधिक या दोनों। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दोस्तों कितना दंड दे सकता है बताइए? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 वर्ष से अधिक या 10,000 रुपए से अधिक या दोनों दंड से दंडित कर सकता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा आप दंडित किया जा सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक हस्तक्षेप न करने के बारे में CRPC के किस धारा में बताया गया है? अनावश्यक हस्तक्षेप का मतलब है कि जितना आवश्यकता हो उसके गिरफ्तार व्यक्ति के साथ को उतना ही मतलब बंधक बनाया जाए, उतना ही बंदी बनाया जाए जितना आवश्यकता हो। अब ये नहीं किसी को गिरफ्तार कर लिए तो उसके हाथ पैर दोनों को बांध के और फिर उसको गाड़ी में रख के और ले जा रहे हैं, तो ये जो है गलत होगा। इन विच सेक्शन ऑफ CRPC हैज बीन टोल्ड अबाउट नॉट इंटरफेयरिंग विथ द अरेस्टेड पर्सन अननेसेसरली? ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 47, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 48, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 49, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 50। बताइए CRPC के किस धारा में बताया गया है कि गिरफ्तार किए व्यक्ति को अनावश्यक हस्तक्षेप करने के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक्शन 49 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा बलात्कार संघ के अभियुक्त व्यक्ति का परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज द ट्रायल ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय अ मेडिकल प्रोफेशनल? देखिए दोस्तों, प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। इसमें बता रहा चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा बलात्कार संघ के जो अभियुक्त है उसका यहाँ परीक्षण हो रहा है। यहाँ पीड़ित की परीक्षा नहीं हो रही है, यहाँ बलात्कार संघ के अभियुक्त की परीक्षा हो रही है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय अ मेडिकल प्रोफेशनल? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सेक्शन 50, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है सेक्शन 50A, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है सेक्शन 50B एंड ऑप्शन नंबर सी दे रहा है सेक्शन 50D। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर प्लेस हो गया, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 50A में बताया गया है बलात्कार संघ के अभियुक्त व्यक्ति का परीक्षण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट प्रक्रिया यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ प्रोसीजर इज द वारंट सेंट द एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन? ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 76, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 79, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 77, ऑप्शन नंबर सी है डी है सेक्शन 78। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सेक्शन 78 में बताया गया है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बताया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए सम्मन की प्रक्रिया CRPC के किस धारा में है? अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC इज द प्रोसीजर फॉर समनिंग टू प्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग? ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 91, ऑप्शन नंबर 2 है सेक्शन 92, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 93, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 94। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेक्शन 1991 में बताया गया है कि दस्तावेज या अन्य चीजों को पेश करने के लिए सम्मन की क्या प्रक्रिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति CRPC के किस धारा में प्राप्त है? यानी कि जो अपहरण की हुई स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इन विच सेक्शन ऑफ CRPC इज द पावर टू फोर्स द abducted women टू बी रिटर्न्ड?
ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 94, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 95, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 97, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 198। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेक्शन 198 में बताया गया है कि अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति के बारे में सीआरपीसी के अंतर्गत बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना सीआरपीसी के किस धारा में वर्णित है। इन विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी इज द अटैचमेंट नॉट इनवैलिड बाय रीजन ऑफ एरर और मिस्टेक। मिस्टेक से यदि कुर्की हो जाती है, किसी घर या किसी मकान की कुर्की कर ली जाती है और बाद में ये तथ्य आता है कि वो गलती से वो कुर्की हो गई है, तो उसको अवैध नहीं माना जाएगा, उस कुर्की को अवैध नहीं माना जाएगा। सीआरपीसी में प्रावधान दिया गया है, इसी के बारे में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। इन विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी इज द अटैचमेंट नॉट इनवैलिड बाय रीजन और एरर और मिस्टेक। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है सेक्शन 464, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है सेक्शन 466, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है सेक्शन 475, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है सेक्शन 482। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेक्शन 466 में बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अभिरक्षा में उन्मोचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। अभिरक्षा में उन्मोचन सीआरपीसी के किस धारा में दिया गया है। इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज द डिस्चार्ज इन कस्टडी गिवन। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 440, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 461, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 442, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 452। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेक्शन 552 में सेक्शन 442 में बताया गया है अभिरक्षा में उन्मोचन के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट का साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट के किस धारा में दिया गया है। इन व्हाट section of the Indian Evidence Act is the evidence of the judge and magistrate given। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 119, ऑप्शन बी दे रहा है सेक्शन 121, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है सेक्शन 123, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है सेक्शन 125। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेक्शन 121 में बताया गया है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट का साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपमानित या क्षुब्ध करने के उद्देश्य से प्रश्न करना साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। इन विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट क्वेश्चनिंग फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमिलेटिंग और ह्यूमिलेटिंग थिंग इज मेंटेन। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया ये, ह्यूमिलेटिंग और ह्यूमिलेटिंग इज मेंटेन। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 143, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 146, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 152, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 125। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 152 इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कोई भी संस्वीकृति जो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं की गई हो बल्कि पुलिस अभिरक्षा में की गई हो उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। यह साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में है। एनी कन्फेशन विच इज नॉट मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट बट इज मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी प्रोवाइड अगेंस्ट द पर्सन इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट इन इज द इंडियन एविडेंस एक्ट। ऑप्शन दे रहा है सेक्शन 21, ऑप्शन सेक्शन 25, ऑप्शन 3 दे रहा है सेक्शन 26 एंड ऑप्शन नंबर डी दे रहा है सेक्शन 38। बताइए प्रश्न कई बार आपने पढ़ा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको देख लीजिए, रट लीजिए। परीक्षा पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन प्रश्न यही होगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका सेक्शन 26 में बताया गया है कि पुलिस अभिरक्षा में किया गया कथन जो है सुसंगत नहीं माना जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उन व्यक्तियों का कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में वर्णित है। स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड इन विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट इज मेंटेन। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 29, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 27, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 32, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 38। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 33 यानी कि सेक्शन 32 में बताया गया है कि वो उन व्यक्तियों को साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता जिनको उनका साक्ष्य अधिनियम के धारा 32 में उनके बारे में बताया गया है। मृत्युकालिक 32A का इंपॉर्टेंट एक पार्ट है मृत्युकालिक कथन, यानी कि डाइंग
डिक्लेरेशन, उसको भी पढ़ लीजिएगा, या आ सकता है। 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट के माध्यम से, तो इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है किसी अन्य विधि से जिसमें वो समझा सकता है लिखकर या संकेतों के द्वारा, परंतु खुले न्यायालय में ही लिखने होंगे, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा, इंडियन एविडेंस के किस धारा में वर्णित है? अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक by any other method in which he can explain by writing or by signs, but in open court only. The evidence so given shall be deemed to be oral evidence only in which section of the Indian Evidence Act is maintained. कहने का मतलब यह है कि अगर कोई साक्षी ऐसा है जो बोलने में असमर्थ है, परंतु जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो प्रावधान है कि वो लिखकर या संकेतों के द्वारा अपना बयान रिकॉर्ड करा सकता है, मगर शर्त यह है कि वो जो भी बयान रिकॉर्ड होगा वो ओपन कोर्ट होगा, यानी कोर्ट के अंदर जो है ओपन तरीके से होगा, उसको मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। सेक्शन 117, दूसरा दे रहा है सेक्शन 127, ऑप्शन तीसरा दे रहा है सेक्शन 132, ऑप्शन 4 दे रहा है सेक्शन 119। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 119 में बताया गया है मूक साक्षी के बारे में। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई भी लोक सेवक उसे शासकीय विश्वास में दी हुई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जबकि वह समझता हो कि प्रकटन से लोकहित की हानि होगी। नो पब्लिक सर्वेंट शैल बी completed to disclose any information given to him in official confidence when he considers that the disclosure will result in loss of public interest. ऑप्शन नंबर है सेक्शन 124, ऑप्शन नंबर बी रहा है सेक्शन 127, ऑप्शन नंबर सी रहा है सेक्शन 132 एंड लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 129। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सेक्शन 124 में बताया गया है कि यदि किसी लोक सेवक को कोई कॉन्फिडेंशियल संसूचना या कोई कॉन्फिडेंशियल सूचना, कोई मैसेज उसको दिया जाता है, उसको प्रकट करने के लिए उसको विवश नहीं किया जा सकता है जबकि वह समझता हो कि इसके प्रकट करने से लोकहित की हानि हो सकती है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट के किस धारा में है? यानी कि प्रति परीक्षा के दौरान किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह इंडियन एविडेंस के किस धारा में वर्णित है? व्हाट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 142, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 146, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 147, ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 149। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये सारे प्रश्न एनालिसिस बेस्ड हैं दोस्तों और स्वयं के बनाए हुए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप देखिए, इन प्रश्नों को घुमा फिरा के भी पूछा सकता है, लेकिन ये प्रश्न काफी पिछले प्रश्नों का एनालिसिस करने के बाद ये प्रश्न जो है आपको दिए गए हैं और ये परीक्षा में आपके पूछने संभावित हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, सेक्शन 146 में बताया है प्रति परीक्षा के दौरान किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। इकबालिया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में परिभाषित है? कन्फेशन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 3, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 4, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 5, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट का महत्वपूर्ण सेक्शन है ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर होगा सेक्शन 3। सेक्शन 3 में बताया गया इकबालिया बयान के बारे में। सेक्शन 3 को पढ़िएगा, उसमें और भी सारी चीजें हैं। दस्तावेजों को पेश किया जाना साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में दिया गया है? द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट? ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 165, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 162, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 161 एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्शन 162 में बताया गया है कि दस्तावेजों को पेश किया जाना साक्ष्य अधिनियम के धारा 162 में बताया गया है कि दस्तावेजों को पेश किया जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपराधों के करने के बारे में जानकारी यानी कि मुखबिर खास इंडियन एविडेंस के किस धारा में वर्णित है? इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ क्राइम्स, इंफॉर्मेशन खास इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 123, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 125, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 128 एंड लास्ट है नन ऑफ दिस। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यानी कि धारा 125 में बताया गया है, मुखबिर खास के बारे में बताया गया है धारा 125 के अंतर्गत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त की परिभाषा दी गई है? इन विच रूल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल 1987 द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर हैज बीन गिवन? ऑप्शन नंबर 1 है 2D, ऑप्शन नंबर बी है 2E, ऑप्शन नंबर सी है 2G एंड ऑप्शन नंबर डी है 2H। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2D में प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के बारे में को डिफाइन किया गया है। हालांकि काफ़ी मैनुअल में अभी मुख्य सुरक्षा आयुक्त ही लिखा गया है, लेकिन जहां भी मुख्य सुरक्षा आयुक्त हो उसको आप PCSE यानी कि प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर ही पढ़िएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया सेक्शन 2D में PCSE के बारे में बताया गया, परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न है, जोनल रेल में रेलवे सुरक्षा बल का कौन सा सुपीरियर अफसर है जो PQ यानी कि पार्लियामेंट क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होंगे? Which superior officer of RPF in zonal railway will be responsible for answering PQ example that parliament question? ऑप्शन नंबर 1 PCSE, ऑप्शन नंबर बी है CSC, ऑप्शन नंबर सी है ASC एंड ऑप्शन नंबर डी है IPF। बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जानकारी आपको रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी CSC यानी कि चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर जो है PQ यानी कि पार्लियामेंट क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नामांकित बल सदस्यों के अंतर जोनल स्थानांतरण रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल ऑफ द RPF रूल 1987 इंटर जोनल ट्रांसफर ऑफ इनरोल्ड फोर्स मेंबर इज? ऑप्शन नंबर 1 है 91.1, ऑप्शन नंबर बी है 95.3, ऑप्शन नंबर सी है 91.2 और इसका लास्ट वन है नन ऑफ दिस। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 91.2 में बताया गया है नामांकित बल सदस्यों के अंतर जोनल स्थानांतरण के बारे में। अगला प्रश्न है, जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई रेसू व नियम के किस नियम में वर्णित है? इन विच रूल ऑफ द RPF रूल इज द एक्शन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट डिस्क्राइब्ड? ऑप्शन नंबर 1 है 154, ऑप्शन नंबर बी है 155, ऑप्शन नंबर सी है 156 एंड ऑप्शन नंबर लास्ट है 157। जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के धारा के नियम 154 के अंतर्गत है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े दंड लागू करने के क्रम में किस नियम में यह दिया गया है कि यदि आरोपी नियत दिन या नियत तारीख को हाजिर नहीं होता है तो जांच एक तरफा शुरू कर दी जाएगी? इन ऑर्डर टू अप्लाई मेजर पनिशमेंट इन विच रूल इज has been given that if the accused does not appear on the appointed day or date, the inquiry shall be started ex parade? ऑप्शन नंबर 1 है 153.8, ऑप्शन नंबर बी है 153.6, ऑप्शन नंबर सी है 153.9 एंड ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 153.7। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 153.9 में बताया गया है कि यदि नियत तारीख को और नियत दिन को अगर आरोपी हाजिर नहीं होता है तो जांच एक तरफा शुरू कर दी जाएगी रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के अंतर्गत। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 175A या 175.1 पढ़ सकते हैं कि अनुसार दोषी को अधिकतम कितने समय तक बल अभिरक्षा में रोका जा सकता है? अकॉर्डिंग टू रूल 175.1 ऑफ द RPF रूल 1987 द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच दोषी कैन बी डिटेन्ड इन फोर्स कस्टडी इज? यहाँ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, यहाँ दोषी नहीं होगा, यहाँ एक्यूज्ड होगा। एक्यूज्ड कैन बी डिटेन्ड इन फोर्स कस्टडी इज? ऑप्शन नंबर 1 है 1 मंथ, ऑप्शन नंबर बी है 1 वीक, ऑप्शन नंबर सी है 2 मंथ एंड ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर डी है 90 डेज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 मंथ तक उसको डिटेन किया जा सकता है बल अभिरक्षा के दौरान। अधिकतम, इसको ध्यान दीजिएगा, अधिकतम 2 माह तक डिटेन किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं।
अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के किस धारा में 30 दिनों में बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है? यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा बर्खास्त या बर्खास्त कर दिया जाता है या निलंबन कर दिया जाता है तो 30 दिनों के अंदर अपील का प्रावधान है। ये रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के किस धारा में है? इन विच सेक्शन ऑफ द आरपीएफ एक्ट 1957 देयर इज अ प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर द डिसमिसल इन 30 डेज? ऑप्शन नंबर 1 है 199.1, ऑप्शन नंबर बी है 9.2, ऑप्शन नंबर सी है 9.3 एंड लास्ट है नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा 9 के दूसरे सेक्शन में यह दिया गया है कि 30 दिनों में बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान दिया गया है 9.2 में। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं होगा, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम के किस धारा में बताया गया है? नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर अ ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरपीएफ एक्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर 1 है 17, ऑप्शन नंबर बी है 17.1, ऑप्शन नंबर सी है 17.2, ऑप्शन नंबर डी है 17.4। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17.4 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 9 जो बल सदस्यों के बर्खास्तगी, निष्कासन इत्यादि से संबंधित है, वरिष्ठ अधिकारियों को संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सशक्त करता है? सेक्शन 9 ऑफ द आरपीएफ एक्ट विच डील विथ द डिसमिसल, एक्सक्लूजन, एक्सट्रैक्टा ऑफ फोर्स मेंबर, empowers सीनियर ऑफिसर्स बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 317, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 182, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 311 एंड लास्ट है ऑप्शन अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, अनुच्छेद 311 में बताया गया है कि धारा 311 के अनुच्छेद 311 के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को ये बर्खास्त और निष्कासन के बारे में इंपावर्ड किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर है। अगला प्रश्न, संविधान के कौन से अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और बंदी बनाने से संरक्षण प्राप्त है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, द इम्प्रिजमेंट इन सम? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 99। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22 में बताया गया है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट है, उसमें जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और बंदी बनाने से संरक्षण प्राप्त है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेल संपत्ति अवैध कब्जे के लिए आरपीयूपी एक्ट में प्रथम अपराध पर न्यूनतम कितने सजा का निर्धारण किया गया है? What is the minimum punishment on first offence prescribed in the RPUP Act for illegal possessions of railway property? ऑप्शन नंबर 1 है 1 ईयर एंड फाइन 1000 RS, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 3 इयर्स एंड फाइन 5000 RS, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 5 इयर्स और 10,000 फाइन और बाथ, एंड लास्ट वन है नन ऑफ दिस। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 ईयर एंड फाइन 1000 RS होगा। न्यूनतम अपराध है ये, पहली बार अपराध करने पर आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत पहली बार अपराध करने पर ये न्यूनतम सजा है 1 साल सजा या फाइन 1000 RS। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आरपीयूपी एक्ट की कार्रवाई आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 प्रोसीडिंग ऑफ आरपीयूपी एक्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी जुडिशियल प्रोसीडिंग विल बी कंसीडर्ड? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है 163 एंड 186, ऑप्शन नंबर बी है 193 एंड 191, ऑप्शन नंबर सी है 193 एंड 221 एंड लास्ट है 221 एंड 183। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 193 228 के अंतर्गत आरपीयूपी में की गई कार्रवाई जो है न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे एक्ट 1989 के किस धारा के अंतर्गत महाप्रबंधक के शक्तियों का वर्णन किया गया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट 1989 द पावर्स ऑफ द जनरल मैनेजर हैव बीन डिस्क्राइब्ड? ऑप्शन नंबर 1 है 181, ऑप्शन नंबर बी है 182, ऑप्शन नंबर सी है 186, ऑप्शन नंबर डी है 196। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा?
महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 196 इसका सही आंसर होगा। लास्ट है, अंतिम क्वेश्चन है, सॉरी अंतिम नहीं है, अगला क्वेश्चन है आरपीयूपी एक्ट की धारा 6 से संबंधित कार्रवाइयों का सही मिलान करें। मैच द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू सेक्शन 6 ऑफ द आरपीयूपी एक्ट करेक्टली। तो आरपीयूपी के धारा 6 में क्या है, धारा 6 में गिरफ्तारी से संबंधित है, तो वही मिलान करना है। ये सभी धाराएं जो आरपीयूपी एक्ट हो गया या सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, सब में सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये सारे जो भी लॉ हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो इसके बारे में वही हमको कनेक्शन करना है कि जो चीज़ रेलवे एक्ट में है वही चीज़ सीआरपीसी में है, वही चीज़ आईपीसी में है। तो धारा 6 में दे गिरफ्तारी की प्रक्रिया आरपीयूपी एक्ट में, तो वही चीज़ रेलवे एक्ट में किस में है, वही चीज़ सीआरपीसी में किस में है, वही चीज़ आईपीसी में किस में है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको मिलान करना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 रेलवे एक्ट 179 का क्लॉज 1 क्लॉज 2, 180 का 1 एंड सीआरपीसी का 4142। दूसरा था रेलवे एक्ट 180 का डी, 180 एंड सीआरपीसी का 156, 157, 158। तीसरा दे रहा है ऑप्शन रेलवे एक्ट 180 बी एंड सीआरपीसी 94, रेलवे एक्ट 180 ई एंड सीआरपीसी 57, 59। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही और सुमेलित इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रेलवे एक्ट की धारा 179.1 एंड 179.2 एंड 180.1 ये गिरफ्तारी से संबंधित है, और आरपीयूपी एक्ट की धारा 6 भी गिरफ्तारी से संबंधित है, और सीआरपीसी की एक धारा 41 और 42 भी गिरफ्तारी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन के बारे में दिया गया है। इन विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हैज बीन गिवन अबाउट द कंस्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ऑप्शन नंबर 1 है 10, ऑप्शन नंबर बी है 11, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 13। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 धारा 12 में जो है केंद्रीय सूचना आयोग का के गठन के बारे में दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार नियम 1912 के किस नियम में सूचना उपलब्ध करने के लिए फीस देने का प्रावधान है। इन विच रूल ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन रूल 2012 देयर इज अ प्रोविजन फॉर फी फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर देखिए 1 है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया दोस्तों, यानी कि नियम 4 में बताया गया है कि सूचना का अधिकार नियम 212 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए फीस है। इसमें आपका जो है अलग अलग चीज़ों का अलग अलग है, इसको आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जैसे आप डिस्क में सूचना लेना चाहते हैं, सीडी डिस्क में लेना चाहते हैं, या सूचना को आप जो है रजिस्ट्री के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो सबका अलग अलग फीस है, उसको आप देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि फीस का प्रावधान जो है धारा 4 में है सूचना का अधिकार नियम 2012 के अंतर्गत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम 1963 के किस धारा में नियम बनाने की शक्ति है। विच सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 हैज बीन पावर टू मेक रूल। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो राजभाषा एक्ट 1963 देख लीजिएगा, दो है इसमें, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम, दोनों पढ़िएगा आप जो है, और दोनों के बारे में दोनों से प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। तो इसका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धारा 8 में बताया गया है नियम बनाने की शक्ति के बारे में। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसूति अवकाश के बारे में वर्णन है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ मैटरनिटी लीव। ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 36, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 39A एंड ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 23। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 42 में प्रसूति अवकाश के बारे में यानी कि मैटरनिटी लीव के बारे में अनुच्छेद 42 हमारे संविधान में जो है कि अनुच्छेद 42 में बताया गया है मैटरनिटी लीव के बारे में। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के किस धारा में कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 36, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 23। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 42 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के 1989 के
धारा 42 में जो है कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान है। दोस्तों इसमें इंग्लिश का जो पार्ट है वो छूट गया है जल्दबाजी में, उसको आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। तो दोस्तों आज की अंतिम प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के किस धारा में कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसके लिए सॉरी। ऑप्शन फिर भी ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। धारा 4 में जो है दिया गया है कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा इसको इंटरमीडिएट लेवल के प्रश्नों को इसमें समावेश किया गया है। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा इसमें हम मिक्स करेंगे कुछ इंटरमीडिएट लेवल, कुछ प्राइमरी लेवल, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का तैयारी मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच गया है। दोस्तों सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है, सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप करके और अपना आप आजमाइश कीजिए कि आपका क्या पोजीशन है एग्जाम में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।